देखिए, आज हम शुरुआत करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की। 1973 का जो अध्याय 28 है उसको हम पढ़ेंगे। जो अध्याय 28 है वह मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किए जाने से संबंधित है। जब सेशन न्यायालय जो है दंड अधिरोपित करता है मृत्यु दंड का, तो उसकी पुष्टि के लिए जो की जाती है उससे संबंधित है। ये जो अध्याय है धारा 36 से शुरू होता है, 366 से शुरू होता है, सेक्शन 366। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पूछा जाता है परीक्षा में कि जब सेशन न्यायालय द्वारा, ये धारा 366 कहता है सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। प्रस्तुत किया जाना। देखिए, सेशन न्यायालय मृत्यु दंडादेश दे सकता है, हम सब जानते हैं, लेकिन उसकी जो मृत्यु दंडादेश जब वो देता है तो उसकी पुष्टि जो है हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है, तभी उसका मृत्यु दंडादेश जो है प्रवर्तन में आता है या लागू होता है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जब सेशन न्यायालय मृत्यु दंडादेश देता है तो किस धारा के तहत उसकी पुष्टि की जानी आवश्यक है। ये आपको याद रखना है, धारा 366 के तहत उसकी पुष्टि की जानी आवश्यक है। इसमें देखिए पहला क्लॉज क्या कहता है, जब सेशन न्यायालय मृत्यु दंडादेश देता है तब कार्रवाई उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी और दंडादेश तब तक निष्पादित ना किया जाएगा जब तक वह उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट ना कर दिया जाए। तो सिंपल सी बात है कि जब सेशन न्यायालय द्वारा दंडादेश दिया जाता है मृत्यु दंड का, तो वो कहाँ भेजा जाता है, उच्च न्यायालय को भेजा जाता है। और उस दंडादेश को तब तक के लिए पुष्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि हाईकोर्ट उस पर अपनी पुष्टि नहीं कर देता है। तो जैसे ही हाईकोर्ट पुष्टि कर देता है तभी उस दंडादेश का निष्पादन किया जा सकता है। तो कहाँ भेजा जाएगा, हाई कोर्ट को। दूसरा देखिए क्या कहता है, दूसरा कहता है दंडादेश पारित करने वाला न्यायालय वारंट के अधीन दोषित व्यक्ति को जेल की अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर देता है। ये कह रहा है कि जो व्यक्ति जिसको दंडादेश पारित कर, जिसके विरुद्ध दंडादेश पारित करना है, उस व्यक्ति का क्या होगा जब तक हाई कोर्ट गया है। तो ये कह रहा है उस व्यक्ति को न्यायालय वारंट के अधीन कहाँ भेज देगा, दोषित व्यक्ति को जेल की अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर देगा। तो जेल अभिरक्षा में भेज देगा, सीधा सीधा है, जेल अभिरक्षा में भेज देगा। ये याद रखना है, वारंट के अधीन, वारंट इशू करके उसको कहाँ भेज देगा, जेल। जब तक वो दंडादेश की पुष्टि के लिए मामला हाईकोर्ट गया है, तो जो अभियुक्त है जिसको मृत्यु दंडादेश दिया गया है उसको कहाँ भेज दिया जाएगा, उसको वारंट जारी करके जेल भेज दिया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 367 सेक्शन 300, मोस्टली सेक्शन ही पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है ये भी पूछ ले, तो ये भी ध्यान रखना है। 367 कहता है अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निर्देश देने की शक्ति। अतिरिक्त जांच या साक्ष्य दोनों ही चीजें हैं। अभी हाईकोर्ट के बारे में है कि जब मृत्यु दंडादेश पुष्टि के लिए भेजा गया है और हाईकोर्ट को लगता है कि नहीं, कोई एक्स्ट्रा एविडेंस लेना चाहिए, एक्स्ट्रा कोई जांच की जानी चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा जांच या अतिरिक्त साक्ष्य जो भी वो उपयुक्त समझे वो ग्रहण कर सकता है मामले को पुष्टि के लिए, है ना। तो इसमें देखिए पहला क्या कहता है क्लॉज, पहला क्लॉज कहता है यदि ऐसी कार्रवाई के प्रस्तुत किए जाने पर उच्च न्यायालय यह ठीक समझता है कि दोषित व्यक्ति को दोषी या निर्दोष होने से संबंधित किसी प्रश्न पर अतिरिक्त जांच की जाए या अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाए, तो वह स्वयं ऐसी जांच कर सकता है या ऐसा साक्ष्य ले सकता है या सेशन न्यायालय द्वारा उसके किए जाने या लिए जाने का निर्देश दे सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब हाई कोर्ट को ये लगता है कि भैया जिस व्यक्ति की हम दोष सिद्धि कर रहे हैं उसको लगता है कि नहीं भैया इसकी अतिरिक्त जांच कर लेना चाहिए या कोई अतिरिक्त एविडेंस हो सकता है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, तो वो अतिरिक्त साक्ष्य या अतिरिक्त एविडेंस को जो है ग्रहण कर सकता है। या तो स्वयं कर सकता है ग्रहण, मतलब या तो स्वयं जांच भी कर सकता है और साक्ष्य भी ग्रहण कर सकता है, या फिर सेशन न्यायालय से कह सकता है कि भैया ये साक्ष्य आ गया है और ये जांच में जो चीजें आई हैं इसका आप क्या करो, एक्स्ट्रा दोबारा से क्या करो, इसकी जांच करो।
तो या तो स्वयं ग्रहण कर सकता है या सेशन न्यायालय से कह सकता है कि भैया जिस साक्ष्य आया है इसको ग्रहण करिए और फिर दोबारा से इस मामले को क्या करिए, देखिए। तो इस तरीके का वो आदेश पारित कर सकता है। दूसरा देखिए क्या कर सकता है, जब तक उच्च न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे, दोषित व्यक्ति को जांच किए जाने या साक्ष्य लिए जाने के समय उपस्थित होने से अभिमुक्ति दी जा सकती। तो ये हाईकोर्ट पर डिपेंड करता है कि जब तक हाईकोर्ट अगर वो कि जो व्यक्ति दोषित व्यक्ति है उस व्यक्ति को जांच किए जाने या साक्ष्य लिए जाने के समय उपस्थित होने से अभिमुक्ति दी जा सकती है। तो अगर हाईकोर्ट चाहता है कि भाई जरूरत नहीं है इसकी उपस्थित होने की, तो उसकी उपस्थिति से अभिमुक्ति दे सकता है, मुक्ति दे सकता है। काय में जो कार्रवाई चल रही है ना हाईकोर्ट के समक्ष, उसमें दे सकता है कि भैया आपकी जरूरत नहीं है, आप मत आओ। अगर जरूरत होगी तो बुला लेगा, नहीं है जरूरत तो कह सकता है कि ठीक है कोई जरूरत नहीं है, जांच चल रही है, आपको आने की रोज रोज जरूरत नहीं है, मतलब जेल से आने की जरूरत नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो वो अभिमुक्ति दे सकता है। अभिमुक्ति का मतलब छोड़ना नहीं, अभिमुक्ति का जो कार्रवाई चल रही है, जब अभियुक्त वगैरह आते हैं ना जो सुनते हैं कार्रवाई में, उधर बुलाया जाता है, तो उससे अभिमुक्ति देने की बात कह रहा है कि हाँ कि भैया अभी कार्रवाई चली, आपको जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तब न्यायालय आपको बुला लेगा, तो न्यायालय अभिमुक्ति दे सकता है। अगला कहता है, जब जांच या साक्ष्य यदि कोई हो उच्च न्यायालय द्वारा नहीं की गई है या नहीं लिया गया है, तब ऐसी जांच या साक्ष्य परिणाम प्रमाणित करके उच्च न्यायालय को भेजा जाएगा। ये कह रहा है जब जांच या साक्ष्य यदि कोई हो उच्च न्यायालय द्वारा नहीं ली गई है, अगर कोई साक्ष्य वगैरह है और वो नहीं लिया जाता है तो उसको प्रमाणित करके क्या करके कहाँ भेजा जाएगा, नहीं लिया गया है, तब ऐसी जांच या साक्ष्य परिणाम प्रमाणित करके उस न्यायालय को भेजा जाएगा, उस न्यायालय को, उस न्यायालय, उस न्यायालय मतलब कहाँ, सेशन न्यायालय को भेजा जाएगा। ये सारी जांचें वगैरह हो गई है, हाईकोर्ट ने चेक वगैरह कर लिया, उसके बाद जब प्रमाणित हो जाता है तो हाईकोर्ट कुल मिला के प्रमाणित करके कहाँ भेज देगा, मामला सेशन न्यायालय के पास भेज देगा। तो प्रवर्तन तो सेशन ही कराएगा, हाईकोर्ट तो उस पर पुष्टि करेगा, कुल मिला के पुष्टि वगैरह करके ये साक्ष्य वगैरह है, जांच वगैरह है, वो सारी चीजें करने के बाद अपनी उस पर जो पुष्टि करके वो कहाँ भेज देगा, सेशन न्यायालय को मामला वापस भेज देगा। अब देखिए सेक्शन है 368। सेक्शन 368 क्या कहता है, 368 कहता है दंडादेश, सॉरी 368 कहता है दंडादेश को पुष्ट करने या दोष सिद्ध को बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। ये भी इंपॉर्टेंट है, दंडादेश को पुष्ट करने या बातिल करने किसकी शक्ति है, उच्च न्यायालय की शक्ति। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हाईकोर्ट की दंडादेश को पुष्ट करने की शक्ति, पुष्ट और बातिल कर सकता है। धारा 368 के तहत जो दंडादेश दिया था हाईकोर्ट, सॉरी सेशन न्यायालय ने, उसने क्या कर सकता है, ये पुष्ट कर सकता है या बातिल कर सकता है, रोक भी सकता है। ये देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है उच्च न्यायालय धारा 366 के अधीन प्रस्तुत किसी मामले में, जो 366 के आदेश जो आवेदन दिया था उसी के बारे में कह रहा है, उसको पुष्ट या बातिल कहाँ करता है, धारा 3। ये याद रखें कि जो धारा 366 के जो तहत जो आवेदन दिया था उसको पुष्ट कहाँ कर रहा है, वो 368 में कर रहा है। तो कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए इसमें पहला ए दंडादेश की पुष्टि कर सकता है या विधि द्वारा समर्थित कोई अन्य दंडादेश दे सकता है। या तो पुष्टि कर देगा जो सेशन ने दिया था उसी की पुष्टि कर देगा, पुष्ट कर सकता है, या विधि द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य दंडादेश दे सकता है, विधि द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य दंड दे सकता है। ठीक है, तो क्या क्या कर सकता है, या तो पुष्ट कर देगा जो हाई सेशन का जजमेंट था उसी को पुष्ट कर देगा, या फिर कोई अतिरिक्त दंड या कोई अन्य दंड देना चाहता है उसके अलावा तो वो अन्य दंड भी दे सकता है। दूसरा कहता है बी, दोष सिद्धि को बातिल कर सकता है और अभियुक्त को किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध कर सकता है जिसके लिए सेशन न्यायालय उसे दोष सिद्ध कर सकता था, या उसी या संशोधित आरोप पर नए विचारण का आदेश दे सकता है। तो बातिल कर सकता है मतलब जो सेशन ने जो जजमेंट दिया था उसको खत्म कर देगा, और कोई ऐसा दंडादेश दे सकता है जो सेशन न्यायालय दे सकता था लेकिन उसने दिया नहीं है, तो उसके दंडादेश को क्या कर सकता है, बातिल कर सकता है या अन्य दंडादेश दे सकता है, अन्य दंड
दे सकता है, जो सेशन न्यायालय दे सकता था, जो सेशन न्यायालय दे सकता था। दे सकता था मतलब दे सकता था, दिया नहीं उसने। दे तो सकता, पावर थी उसको, वो दे सकता था लेकिन दिया नहीं। तो सेशन न्यायालय जो, सॉरी हाई कोर्ट जो है, सेशन न्यायालय के जो दंडादेश है उसको क्या कर सकता है, खारिज कर सकता है। और कोई अन्य दंडादेश भी दे सकता है जो सेशन न्यायालय दे सकता था लेकिन उसने दिया नहीं है। या क्या कर सकता है, इसी में है, या दोष सिद्ध कर सकता है, या उसी या संशोधित आरोप पर नए विचारण का आदेश दे सकता है। या कह सकता है कि भैया जो आरोप लगाए दोबारा से इसका क्या करा जाए, विचारण किया जाए। दोबारा विचारण के लिए कह सकता है, दोबारा जो आरोप लगाए थे सेशन न्यायालय ने उन्हीं आरोपों के आधार पर कह सकते हैं कि दोबारा विचारण करो, या नए आरोप लगाकर दोबारा विचारण करने के लिए भी कह सकता है। नए आरोप, आरोप लगाकर, ठीक है, तो नए आरोप लगाकर कह सकता है, या उन्हीं आरोपों के आधार पर कह सकता है कि साहब इसका दोबारा क्या किया जाए, ट्रायल किया जाए। तो दोनों बातें वो कह सकता है। या तो उसी आरोप के जो सेशन न्यायालय ने लगाए थे कह सकता है कि दोबारा इसको ट्रायल करो, या फिर अपनी तरफ से नए आरोप लगा के दे सकता है सेशन को, कह सकता है कि भी इसका दोबारा से ट्रायल किया जाए। तो आरोप खुद तय कर सकता है और कह सकता है कि भैया आप ट्रायल करो। तो दोनों ही काम कर सकता है। अगला है अभियुक्त व्यक्ति को दोष मुक्त कर सकता है। तो क्या कर सकता है, दोष मुक्त भी कर सकता है। दोष मुक्त मतलब कह सकता है कि भैया ठीक है, कोई अपराध नहीं बन रहा, सेशन ने नीचे से सेशन ने क्या किया था, दंडादेश दिया था और ऊपर मृत्युदंड गया, और हाईकोर्ट कह देता है कि नहीं ठीक है, बरी करते हैं हम आपको, आपने कोई अपराध नहीं किया। तो इस तरीके से उसको दोष मुक्त भी कर सकता है। परंतु लिखा है इसमें एक परंतु, परंतु कहता है परंतु पुष्टि का कोई आदेश इस धारा के अधीन तब तक नहीं दिया जा सकेगा जब तक अपील करने के लिए अनुज्ञात अवधि समाप्त न हो गई हो, या यदि ऐसी अवधि के अंदर अपील पेश कर दी गई है तो जब तक उस अपील का निपटारा ना हो गया हो। ये तो कॉमन सा नियम है। परंतु के भाई साहब अब हाई कोर्ट ने भी पुष्टि कर दी, तो अब पुष्टि का दंडादेश की बात आ रही कि उस दंडादेश का निष्पादन कब करेंगे। तो ये कह रहा है दंडादेश का निष्पादन तभी किया जा सकता है जब मान लो किसी मैटर में अपील की जा सकती है, तो वो अपील का समय जो है ना बीत गया हो। मान लो 30 दिन में अपील होती, उदाहरण के लिए कि मान लो 30 दिन में अपील होती, तो वो 30 दिन का टाइम ना बीत जाए। या फिर मान लो उसने 30 दिन के भीतर अपील कर दी, अब मैटर जो है अपील में है, तो जब तक उसका निराकरण नहीं हो जाता तब तक जो है उसको दंडादेश को जो है निष्पादन नहीं किया जा सकता। तो कुल मिला के अपील न्यायालय के निर्णय नहीं हो जाता जब तक, या तो वो अपील करेगा या नहीं करेगा। अगर अपील नहीं करता है तो अपील की अवधि, जो समय अवधि है वो बीत जाए, और अगर अपील उसने कर दी है तो अपील न्यायालय का जो भी जजमेंट है वो हो जाता है, तब तक जो है दंडादेश का निष्पादन नहीं किया जाए। ऐसा इसलिए किया गया है, हो सकता है कि अपील न्यायालय जजमेंट को पलट दे, या हो सकता है अपील न्यायालय कोई और दंडादेश दे दे। तो इस वजह से तो जो भी अपील न्यायालय देगा उस हिसाब से फिर क्या होगा, उसका जो है पालन कराया जाएगा जजमेंट का। ये था आपका 368। इसके बाद जो है आपका, एक मिनट इसको बिटा दें, उसके बाद आता है आपका 369। देखिए अब देखिए 369 सेक्शन 369, 369 क्या कहता है, देखिए 369 कहता है नए दंडादेश की पुष्टि का दो न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षर किया जाना। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन में पूछा जाता है कि जो दंडादेश दिया जाता है मृत्यु दंडादेश, उसकी पुष्टि कितने न्यायाधीशों के द्वारा की जानी चाहिए, ये क्वेश्चन आता है। तो ये कह रहा है नए दंडादेश की पुष्टि का दो न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना। नए दंडादेश, सॉरी, नए दंडादेश के बारे में कहता है नए दंडादेश की पुष्टि, इतना ही बहुत है, नए दंडादेश की पुष्टि। तो इसमें देखते हैं ये क्या कहता है। ये कहता है इस प्रकार प्रस्तुत प्रत्येक मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दंडादेश का पुष्टिकरण या उसके द्वारा पारित कोई नया दंडादेश या आदेश यदि
ऐसे न्यायालय में दो या अधिक न्यायाधीश हों तो उनमें से कम दो या न्यायाधीशों द्वारा पारित किया जाएगा और हस्ताक्षरित किया जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि जो भी दंड चाहे वो नया दंडादेश दे या उसकी पुष्टि करे, दोनों ही मामलों में है। ये कह रहा है कि अगर हाईकोर्ट में दो या दो से अधिक न्यायाधीश होते हैं तो कम से कम दो न्यायाधीशों द्वारा, ये याद रखना है, दो न्यायाधीशों द्वारा क्या होना चाहिए, उसकी पुष्टि होनी चाहिए। जो मृत्यु दंडादेश दिया है, या तो मृत्यु दंडादेश की वो पुष्टि करेगा या कोई नया दंडादेश पारित करेगा, दोनों ही कारण, दो ही बात कर सकता है। तो दोनों ही अवस्थाओं में दो या दो से अधिक जो है न्यायाधीश होने चाहिए, मतलब कम से कम तो दो न्यायाधीश होने ही चाहिए उसकी पुष्टि के लिए। तो क्वेश्चन यही आता है कि मृत्यु दंडादेश, सीधा सीधा वो पूछते हैं कि मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए कम से कम कितने न्यायाधीश होने आवश्यक हैं, 2, 5, 6 ऐसे पूछे जाते हैं। तो इसमें याद रखेंगे कम से कम जब मृत्यु दंड दिया जाता है तो कम से कम हाईकोर्ट के दो जज, कहाँ के जज, हाई कोर्ट के, तो हाई कोर्ट के कम से कम दो जज होने चाहिए मृत्यु दंडादेश की पुष्टि करने के लिए, या कोई उन्होंने नया आदेश दिया तो उसकी पुष्टि करने के लिए भी दो न्यायाधीश होने चाहिए। अब देखिए धारा 370, ये कह रहा है मतभेद की दशा में, अब क्या है भैया, दो न्यायाधीश से मतभेद हो गया, एक कह रहा है कि मृत्यु दंड ठीक है, एक कह रहा है गलत है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, तो उसी के बारे में है 370 मतभेद। राय के आधार पे, मतलब राय पे होता है ना, अब दोनों राय देते हैं तो कुल मिला के ये समझिए डबल बेंच बैठती है ना। अब मान लो डबल बेंच बैठी है, दो जज बैठे हैं, एक कह रहा है सब ठीक है मृत्यु दंडा से, एक कह रहा है ये गलत है, तो फिर जजमेंट तो बट गया ना, समान मात्रा में बढ़ गया। अब क्या करेंगे, उसमें कैसे निपटारा करेंगे, तो उसी के बारे में है। ये कहता है जहां कोई ऐसा मामला न्यायाधीशों के न्यायपीठ के समक्ष सुना जाता है और ऐसे न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप से विभाजित हैं, वह मामला धारा 392 द्वारा उपबंधित रीति से निश्चित किया जाएगा। यहाँ सीधा सीधा ये लिख लिया 392 की रीति से निश्चित किया जाएगा। 392 की रीति का मतलब क्या है, ये कह रहा है 392, ये कह रहा है 392 के तहत निश्चित किया जाएगा बस। अब 392 क्या कहता है, देखिए 392 ये है कि जैसे मान लीजिए ए और बी नाम के दो जज हैं, अब एक कह रहा है भाई ये पक्ष में है मृत्यु दंड के और एक विरोध में है। अब मामला बट गया ना, बराबर राय में हो गया। अब क्या करेंगे, तो इसमें ये कहता है कि तीसरे न्यायाधीश को मामला भेजा जाता है। तो जो तीसरा, मान लो सी नाम, सी कर दो इसको, ये तीसरे न्यायाधीश को मामला भेजा जाता है। मतलब इन दोनों ने अपनी अपनी राय रख दी, एक पक्ष में हो गया और एक जे विरोध में हो गया, है ना, इस तरीके से हो गया। तो मामला कहाँ भेजा जाएगा, तीसरे जज के पास भेजा जाएगा, वो अपनी राय देगा। इनकी राय नहीं बताई जाएगी कि इन्होंने क्या दी, वो अपनी राय देगा। अब जब अपनी राय वो दे देगा, स्वाभाविक सी बात है, जब आदमी अपनी राय देता है तो या तो निगेटिव देगा या पॉजिटिव देगा। अगर निगेटिव देता है तो इसके साथ मैच खा जाएगी, यानी 2-1 से जो है जजमेंट पास हो जाएगा। अगर इसके पक्ष में देता है तो इससे मैच खा जाएगी, तो 2-1 से क्या हो जाएगा, जजमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है मामले को क्या करा जाएगा, निपटाया जाएगा। कब, जब मतभेद हो जाता है। अब देखिए सेक्शन जो है 371, 371 क्या कहता है, 371 कहता है उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामले में प्रक्रिया। तो ये प्रक्रिया की बात कह रहा है भैया, कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा हाईकोर्ट जो है, उच्च न्यायालय जब पुष्टि करेगा तो कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा। तो ये कहता है मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को सेशन न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के आदेश या अन्य आदेश के दिए जाने के पश्चात उच्च न्यायालय या समुचित अधिकारी विलंब के बिना आदेश की प्रतिलिपि उच्च न्यायालय की मुद्रा लगाकर और अपने पदीय हस्ताक्षरों से अनुप्रमाणित करके सेशन न्यायालय को भेजेगा। अब ये कह रहा है वही पुष्टि वगैरह काय की प्रक्रिया कह रहा है कि जब जब पुष्टि हो जाती है, पुष्टि के बाद प्रक्रिया कह रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब पुष्टि हो गई है, हाईकोर्ट ने उस पर पुष्टि कर दिया है, तो क्या करेगा वो, या तो हाईकोर्ट या उसका जो भी समुचित प्राधिकारी, उसके द्वारा जो कुल मिला के कागज वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह, जजमेंट वगैरह जो भी होते हैं, उन पर ये क्या करेंगे, अपने सील सिक्के वगैरह लगा करके कहाँ कर देंगे, भेज देंगे सेशन न्यायालय को, मामले को भेज देंगे। तो जो भी आवश्यक सुसंगत दस्तावेज होते हैं मामले से जुड़े हुए, उन दस्तावेजों पर ये क्या करेंगे, अपने हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद न्यायालय की मुद्रा वगैरह लगेगी, न्यायाधीश की मुद्रा वगैरह लगेगी। उसके बाद वो लगने के बाद क्या करेंगे, उसको जो भी सेशन, जहां से भी आया था मामला सेशन न्यायालय से, तो उस सेशन न्यायालय को क्या कर दिया जाएगा, मामला वापस भेज दिया जाएगा। तो पुष्ट करके अपने हस्ताक्षर वगैरह करके ये क्या करेंगे, मामले को वापस सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर देंगे। ठीक है। अब देखिए ये वाला चैप्टर आपका यहीं तक था। इसके बाद जो चैप्टर आता है, चैप्टर अध्याय 29, अध्याय
आपका 29 है ये अध्याय 29 जो है आपका, ये अपीलों से संबंधित, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट से अध्याय है। अपील काय से संबंधित है? ये अपील से संबंधित है। देखिए इसमें क्या कहता है ये, धित 372 से शुरू होते सेक्शन 372, ये भी पूछा जाता है सेक्शन परीक्षा में। 372 ये कहता है जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो किसी अपील का ना होना। ये कह रहा है कि कोई अपील नहीं होगी जब तक आपको प्रोविजन ना दिया जाए, मतलब जो संहिता है इसके अधीन अपील का आपको अधिकार ना दिया जाए, आप कोई अपील नहीं कर सकते। तो ये कह रहा है जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो, क्या ना हो? उपबंधित ना हो, उपबंधित ना हो, उपबंधित ना हो किसी अपील का ना किया जाना। तो अपील कोई आपका संवैधानिक अधिकार नहीं है, वो विधि द्वारा दिया जाता है, प्रदत्त अधिकार है आपका, है ना। इसीलिए तो अपील का अधिकार जब आपको होगा, मतलब जिस मामले में आपको अपील का अधिकार है, जहां आप अपील कर सकते हैं वहीं आप अपील कर सकते हैं, अन्यथा आप अपील नहीं कर सकते। अगर किसी मैटर में आपको अपील का अधिकार नहीं है तो आप वहां अपील नहीं कर सकते। सेक्शन 372 यही कहता है कि जब आपको अपील का अधिकार दिया गया है उसी मैटर पे आप अपील कर पाओगे, अन्यथा आप अपील नहीं कर पाओगे। तो ये कहता है, देखिए, दंड न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश से कोई अपील इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि द्वारा जैसा उपबंधित हो उसके सिवाय ना होगी। तो ये कह रहा है कि या तो सीआरपीसी के तहत आपको अधिकार दिया हो अपील का, या कोई अन्य विधि हो जो अपीलों का प्रोविजन करती हो, है ना, उसके तहत अगर आपको अपील का अधिकार दिया गया हो तो आप अपील कर सकते हैं, अन्यथा आप अपील नहीं कर सकते। या तो सीआरपीसी के अनुसार, या सरकार कोई विधि बनाकर दे सकती है आपको अधिकार, या अन्य कोई विधियां भी होती हैं जो लागू होती हैं, है ना। तो अगर आपको उस तरीके से अपील का अधिकार दिया है तो ही आप अपील कर पाएंगे, अन्यथा आप अपील नहीं कर पाएंगे। परंतु कहता है, परंतु यह है कि न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोष मुक्त करने या न्यूनतम अपराध के लिए दोषित करने या अपर्याप्त प्रतिकर अधिरूपित करने वाले आदेश के विरुद्ध पीड़ित को अपील दाखिल करने का अधिकार होगा, तथा ऐसी अपील ऐसे न्यायालय में होगी जिसमें न्यायालय के दोष सिद्धि के आदेश के विरुद्ध सामान्यतः अपील दाखिल होती है। तो ये एक अपवाद स्वरूप कह रहा है कि भाई इस मैटर में तो अपील होगी। कौन सा मैटर है? ये कह रहा है जहां न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोष मुक्ति करने, अगर किसी को दोष मुक्त करा है, दोष मुक्त ऐसा कोई आदेश दिया है जिसमें अभियुक्त को क्या कर दिया? दोष मुक्त किया है। दूसरा कहता है करने, या न्यूनतम अपराध के लिए दोष सिद्ध किया, या उसमें अधिकतम सजा हो सकती थी तो न्यूनतम दी है, न्यूनतम का मतलब न्यूनतम सबसे मिनिमम का जो है कारावास दिया, ऐसा कोई अपराध है के लिए दोष सिद्ध करने, या अपर्याप्त प्रतिकर, जो पर्याप्त प्रतिकर मिल रहा था अपर्याप्त प्रतिकर है, अपर्याप्त प्रतिकर मतलब जहां ज्यादा प्रतिकर मिलना चाहिए था वहां कम प्रतिकर दिला है। तो इन मैटरों में जो कह रहा है आदेश के विरुद्ध जो पीड़ित है, पीड़ित मतलब जो भी दुखी है, इन बातों से जो भी व्यक्ति दुखी है, पीड़ित है, वो क्या कर सकता है? इन मामलों में अपील कर सकता है। अब बात आती है अपील कहाँ होगी? सामान्यतः जहां अपील होती है वहां वो क्या कर सकता है? अपील दाखिल कर सकता है। तो ये आपको याद करना है कि वो सामान्यतः क्या करेगा? अपील दाखिल कर सकेगा। अब देखिए आगे, इसमें के बाद है 373 सेक्शन 373। 373 क्या कहता है? 373 कहता है परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इंकार करने वाले या स्वीकार करने वाले आदेश से अपील। ये कह रहा है परिशांति जो भरवा ली जाती है, बॉन्ड वगैरह भरवा लिया जाता है, उसके बारे में अपील कह रहा है। परिशांति, परिशांति का जो आदेश दिया गया है, आपसे जबरन बॉन्ड भरवा लिया गया है, उसकी अपील के बारे में कह रहा है कि उसकी अपील कहाँ को होगी? 373 में की जा सकती है। परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए जो आपसे बॉन्ड भरवा लिए जाते हैं उसके बारे में। देखिए ये क्या कहता है, कोई व्यक्ति कहता है पहला, जिसे परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति देने के लिए धारा 117 के अधीन कोई आदेश दिया गया है, ये जानते हैं आप 117 में आदेश दिया जाता है। दूसरा, जो धारा 121 के अधीन प्रतिभूति स्वीकार करने से या इनकार करने या उसे अस्वीकार करने वाले किसी आदेश से व्यथित है, सेशन न्यायालय में ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। मतलब आपसे बॉन्ड भरवाया गया था 117 के तहत, है ना, जबरन बॉन्ड भरवाया, आपको लगता है कि आपसे बॉन्ड नहीं भरवाना चाहिए, लेकिन आपसे परिशांति के लिए या सदाचारी के बने रहने के लिए, सदाचार के लिए
जबरन बॉन्ड भरवा लिया और आपको लग रहा है कि गलत बॉन्ड भरवाया हमसे, या आपने जो प्रतिभूति दी थी, प्रतिभू जो आपने प्रतिभू दी थी यानी जो गारंटी दी थी वो न्यायालय ने मानने से इनकार कर दी, तो इस बात से आप दुखी हैं। दो बातों से दुखी हैं आप कि एक तो आपसे जबरन बॉन्ड भरवा लिया, दूसरा आपसे जो गारंटी ली थी वो गारंटी आपने जो दी थी न्यायालय में, वो जो निचला न्यायालय है उसने क्या किया, उसको अस्वीकार कर दिया, उसको लेने से मना कर दिया। और आपको लगता है कि जो आपकी गारंटी थी या जो आपका गारंटर था वो ठीक था, तो क्या कर सकते हैं आप, उस आदेश की अपील कर सकते हैं। कहाँ करेंगे उस आदेश की अपील, उस आदेश की अपील आप सेशन न्यायाधीश को कर सकते हैं, ये याद रखना है। कहाँ कर सकते हैं अपील, सेशन न्यायालय। उस आदेश की अपील आप कहाँ कर पाओगे, सेशन न्यायालय में कर पाओगे। परंतु लिखा है इसमें, परंतु इस धारा के अधीन कोई बात उन व्यक्तियों को लागू नहीं होगी जिनके विरुद्ध कार्रवाई सेशन न्यायाधीश के समक्ष धारा 122 की उपधारा 2 या 4 के उपबंधों के अनुसार रखी गई है। क्या कह रहा है ये 122, एक तो जो सेशन न्यायालय के समक्ष अगर रखी गई है, या कह लीजिए सेशन न्यायालय के द्वारा लगाया गया है, जो कार्रवाई ऊपर सेशन न्यायालय में जाती है और उनके द्वारा अगर कार्रवाई की जाती तो फिर उन मामलों में मतलब आप अपील नहीं कर सकते। निचले न्यायालय ने दिया है, भरवा ली है, तो कर सकते हैं। कुल मिला के आप जी मान लीजिए कि जो आदेश सेशन न्यायालय ने दिया है उसके खिलाफ आप जो है आप अपील नहीं कर सकते। अगर ये आदेश जो है सेशन के न्यायालय द्वारा जारी किया गया है, या मान लो सेशन न्यायालय ने भरवा ली, आप निचले न्यायालय ने नहीं भरवाई थी, लेकिन ऊपर मामला सेशन में गया और सेशन न्यायालय ने आपसे जमानत भरवा ली, प्रतिभू बनवा ली, या आपकी गारंटर को अस्वीकार कर लिया, तो उस मामले में जो है आप अपील नहीं कर पाओगे। ठीक है, निचला न्यायालय अस्वीकार कर देता और आप दुखी हैं तो आप जो है अपील कर सकते हो सेशन में, लेकिन सेशन न्यायालय के खिलाफ जो है आप जो है इस मामले में, परिशांति वाले मामले में, आप तो बस इतना याद रखें कि सेशन न्यायालय ने अगर परिशांति बॉन्ड वगैरह आपसे भराए हैं तो फिर उस मामले में जो है आप अपील नहीं कर पाओगे। ठीक है, वहां आपको अपील का राइट नहीं है। अब देखिए 374 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 374, ये है दो सिद्धि से अपील। इसको सेक्शन जो है 374, 374 काय से संबंधित है आपका, 376 है दो सिद्धि से अपील। ये आपकी दो सिद्धि से अपील है, जो दो सिद्धि होती है उसके विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं। इसमें 2 और 3 4 क्लॉज हैं। देखिए पहला क्लॉज क्या कहता है इसका, पहला क्लॉज कहता है कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय द्वारा असाधारण आरंभिक दांडिक अधिकारिता के प्रयोग में किए गए विचारण में दोष सिद्ध किया गया है, उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। आपको दोष सिद्धि की जाती है, और अगर दोष सिद्धि हाईकोर्ट के द्वारा की है, सीधी सीधी बात कह रहा है, अगर हाईकोर्ट के द्वारा दोष सिद्धि की है तो कहाँ कर सकते हो आप उसकी अपील, जब कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय द्वारा असाधारण आरंभिक दांडिक अधिकारिता के प्रयोग में किए गए विचारण से दोषित किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में, एससी, आप उसकी अपील कहाँ कर सकते हो। सीधा सीधा याद रखना है कि अगर हाईकोर्ट का आदेश है तो उसके विरुद्ध आप आदेश अपील कहाँ कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। अगर दोष सिद्धि दी है आपको हाईकोर्ट के द्वारा तो आप उसकी अपील कहाँ करोगे, सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा कहता है कोई व्यक्ति जो सेशन न्यायालय या अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा किए गए विचारण में या किसी अन्य न्यायालय द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्ध किया गया है, जिसमें 7 वर्ष से अधिक के कारावास का दंडादेश उसके विरुद्ध या उसी विचारण में दोष सिद्ध किए गए किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किया गया है, उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो ये कह रहा है कौन कौन से आदेश हैं, ये याद रखने वाली बात है आपको, या तो सेशन न्यायालय का आदेश हो, सेशन न्यायालय ने कोई आदेश दिया है, ठीक है, या दूसरा कौन ने दिया है, अपर सेशन न्यायाधीश ने कोई आदेश दिया है, अपर सेशन, या फिर कोई ऐसा मैटर कोई अन्य न्यायाधीश ने भी कोई आदेश दिया है जिसमें कितनी सजा हो सकती है, सजा के हिसाब से 7 वर्ष से अधिक, ये भी याद रखना, 7 वर्ष से अधिक, मतलब ऐसा कोई आदेश है जिसमें 7 वर्ष से अधिक की सजा होती है, तो डायरेक्टली आप या सेशन के खिलाफ तो आप जा ही सकते हैं, अपर सेशन के खिलाफ भी हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये कह रहा है उसकी अपील कहाँ होगी, उसकी अपील होगी हाई कोर्ट में। आप समझने वाली बात केवल ये है 7 वर्ष वाली, है ना, सेशन की तो आप जानते हैं हाई कोर्ट में भी, अपर सेशन है तो उसकी भी हाई कोर्ट में। इससे नीचे का कोई न्यायालय, मान लो सहायक सेशन न्यायाधीश है, वो सहायक सेशन न्यायाधीश ने 7 वर्ष से अधिक का दंडादेश पारित कर दिया है ना, उसने 9 साल का 10 साल का तक तो दे सकता है ना वो। तो आप मान लीजिए सहायक सेशन न्यायाधीश ने 9 साल का दंडादेश दे दिया, 8 साल का दंडादेश दे दिया,
तो उसकी अपील कहाँ होगी, उसकी अपील फिर सेशन में ना होगी, कहाँ होगी, डायरेक्ट हाई कोर्ट में होगी। तो ये भी याद रखना है, अगर उसने 7 वर्ष से अधिक का दंडादेश दिया है तो उसकी अपील कहाँ होगी, उसकी अपील हाई कोर्ट में होगी। अगर वो 7 साल या उससे कम की सजा देता है तो फिर कहाँ होगी, फिर सेशन में होगी। तो ये याद रखने वाली बात है। अगर 7 साल से ऊपर का दंडादेश दिया है उसने तो फिर उसकी अपील डायरेक्टली कहाँ होगी, हाई कोर्ट में होगी। अब देखिए तीसरा कहता है उपधारा 2 में जैसा उपबंधित हो उसके सिवाय कोई व्यक्ति, पहला है ए, जो महानगर मजिस्ट्रेट या सहायक सेशन न्यायाधीश या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए विचारों में दोष सिद्ध किया गया है, अथवा ये कह रहा है कि भैया इन कौन कौन से मजिस्ट्रेटों द्वारा दोष सिद्ध किया गया है, महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, या तो कोई दंडादेश ऐसा है जो महानगर मजिस्ट्रेट ने दिया हो, या सहायक सेशन न्यायाधीश ने दिया हो, सहायक सेशन न्यायाधीश, ठीक है, सहायक सेशन न्यायाधीश ने दिया हो, या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने दिया हो, प्रथम वर्ग, या फिर सेकंड द्वितीय वर्ग, इनमें से किसी भी मजिस्ट्रेट ने दिया हो। दूसरा देख लें, पहले पूरा इसको देखें, इसको भी बताते हैं। जो धारा 325 के अधीन दंडादेश किया गया हो, या धारा, ये कह रहा है धारा 300 सेक्शन 325 के अधीन दिया गया कोई ऐसा दंडादेश है जो धारा 325 के अधीन दिया गया है, जिसके बारे में किसी मजिस्ट्रेट द्वारा 360 के अधीन आदेश दिया गया हो या दंडादेश पारित, या फिर 360, इसमें सी है, वैसे सी करके दिया है कि धारा 360 के सेक्शन जो है 360 के अधीन कोई आदेश दिया हो। ये सारे आदेश हैं, या तो महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा दिया हो, सेशन न्यायालय द्वारा दिया हो, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा गया, धारा 325 के अधीन कोई आदेश दिया हो, 360 के अधीन कोई आदेश दिया हो, तो दिया गया हो, दंडादेश पारित किया है, तो सेशन न्यायालय में अपील होगी। तो इसकी अपील कहाँ होगी, सेशन में। अब यही थोड़ा समझने वाली बात है। ये तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं कि महानगर मजिस्ट्रेट है आपका, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है आपका, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है आपका, सहायक सेशन न्यायाधीश मजिस्ट्रेट, इनकी अपील कहाँ होती है, सेशन में होती है ना। तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं समझने की, ये तो दिक्कत, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत यहाँ होती है, क्वेश्चन आएगा पहला, दो क्वेश्चन, दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक पहला क्वेश्चन आता है कि सहायक सेशन न्यायाधीश, समझने वाली बात यही, क्वेश्चन आता है कि एक सहायक सेशन न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ होती है। उसमें ऑप्शन रहते हैं हाई कोर्ट और सेशन। तो सहायक सेशन न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ होती है, सेशन न्यायालय। कहाँ होती है, आपको याद रखना कि सेशन न्यायालय में होती, ठीक है। पहला क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि सहायक सेशन न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ होती है, सेशन न्यायालय में होती है, इसका आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक सहायक सेशन न्यायाधीश जिसने 7 वर्ष या उससे अधिक का दंडादेश पारित किया है, उसके आदेश की अपील कहाँ होती है। तो अब अपन कहाँ आ गए, अपन उचक के यहाँ आ गए। तो उसकी अपील कहाँ होगी, उसकी अपील अब सेशन में ना होगी, कहाँ होगी, हाई कोर्ट में होगी। उसकी अपील कहाँ होगी, हाई कोर्ट में। तो अपर सेशन की तो होती ही होती है। तो सहायक सेशन न्यायाधीश में थोड़ा सा गौर करने वाली और ध्यान करने वाली बात है कि अगर सहायक सेशन न्यायाधीश के दंडादेश के आधार पर अपील बदल रही, अगर वो दंडादेश 7 साल से कम का देता है तो फिर सेशन में ही होती है। नॉर्मली सहायक सेशन न्यायाधीश की अपील सेशन में ही होती है। लेकिन अगर सहायक सेशन न्यायाधीश 7 वर्ष या उससे ऊपर का दंडादेश दे देता है तो फिर उसकी अपील कहाँ चली जाती है, उसकी अपील हाई कोर्ट में चली जाती है। क्योंकि सहायक सेशन न्यायाधीश कितना दंडादेश दे सकता है, 10 वर्ष तक का दे सकता है ना। तो 10 वर्ष तक का दंडादेश दे सकता है। इसीलिए अगर वो मान लो 7 साल से ऊपर का दंडादेश दे देता है तो उसकी अपील सीधी हाई कोर्ट में होगी। अगर वो 7 वर्ष या उससे कम की दंडादेश देता है तो उसकी अपील नॉर्मली जहां होती है सेशन न्यायालय में वहीं होगी। ये थोड़ा सा अंतर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए चौथा, देखिए नया जुड़ा है ये कहता है जब दंड, जो महिलाओं संबंधी अपराध है उनके बारे में, जब दंड भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376 ए, बी, ए और उसके बाद बी, धारा 376 सी और डी, और उसके बाद डी ए और डी बी और ई के अधीन पारित किसी दंडादेश के विरुद्ध अपील फाइल की गई है तो अपील का निपटारा ऐसी अपील फाइल किए जाने की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर किया जाएगा। ये कह रहा है कुल मिला के जो रेप से संबंधित जो मामले हैं उसमें एक लिमिटेशन तय कर दिया गया है कि अगर इस तरीके के कोई मामले हैं, महिला संबंधी कोई अपराध है, बलात्कार वाले जो मामले हैं, उसमें जो अपील का निपटारा है, अपील का निपटारा
कितनी अवधि में किया जाएगा? 6 माह के भीतर किया जाएगा। तो ये लिमिटेशन जोड़ दिया है कि अगर इस तरीके के कोई मैटर है 376 वाले, उसके सारे प्रकार हैं, तो उन सारे प्रकारों वाले अगर कोई मामला है और उसकी कोई अपील की गई, तो उस मैटर को जो है अपील न्यायालय, जो भी अपील न्यायालय, चाहे वो सेशन हो चाहे वो हाईकोर्ट हो, जो भी अपील न्यायालय होगा उस मामले को 6 माह के भीतर निपटाएगा। तो ये लिमिटेशन जोड़ दिया गया है। तो ये भी याद रखना है कि इस तरीके के अगर कोई मामले हैं तो उसमें कितने अवधि के भीतर निपटाया जाएगा? 6 माह के भीतर निपटाने का कोशिश किया जाएगा। किसके द्वारा? अपील न्यायालय के द्वारा। अब देखिए आगे, अब है सेक्शन 375। सेक्शन 375 375 कहता है कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे अपील ना होना। मतलब जब आप अभियुक्त स्वयं स्वीकार कर लेता है कि साहब मैंने अपराध किया है और उसी आधार पर अगर उसे दंडादेश दिया जाता है तो उसमें अपील ना होना, उसके कहता है अभिवचन के आधार पर अपील ना होना के आधार पर अपील का ना होना। तो यही वही बात है कि पूछता है ना न्यायालय कि आपने अपराध किया है, और वो अगर वो कह देता है हाँ मैंने अपराध किया, और उसी आधार पर अगर न्यायालय क्या कर देता है, उसको दंडादेश को पारित कर देता है, तो ऐसी ऐसे मामलों में जो है फिर वो क्या नहीं हो सकती, उस मामले में अपील नहीं हो सकती, उस मामले में वो अपील नहीं कर सकता। हाँ कुछ थोड़ा सा उसमें प्रोविजन है, किस आधार पर कर सकता है वो देखिए। ये कहता है इसमें धारा 374 में किसी बात के होते हुए भी जहां अभियुक्त व्यक्ति ने दोषी होने का अभिवचन किया है और ऐसे अभिवचन पर वह दोषित किया गया है, वहां पहला कहता है मतलब उसने स्वीकार किया था अपना जुर्म और न्यायालय ने उसी के आधार पर उसको दोषित किया है, तो पहला कहता है यदि दोष सिद्धि उच्च न्यायालय द्वारा की गई है तो कोई अपील नहीं होगी। इसमें याद रखना है कि अगर दोष सिद्धि किसके द्वारा की गई है? हाईकोर्ट के द्वारा की गई है अगर दोष सिद्धि, तो कोई अपील ही नहीं होगी, कोई अपील नहीं होगी, कोई अपील नहीं होगी। मतलब कोई भी अपील नहीं होगी बिल्कुल। आपने अगर हाईकोर्ट के आगे स्वीकार कर लिया और हाईकोर्ट ने केवल आपके कहने भर के आधार पर आपको सजा दे दी है, तो उस आधार पर तो कोई अपील होती ही नहीं है। पहला नियम तो ये है। दूसरा नियम देखिए क्या कहता है। दूसरा नियम कहता है यदि दोष सिद्धि सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा की गई है तो अपील दंड के परिणाम या उसकी वैधता के बारे में हो सकती है। तो ये कह रहा है, सीधा सीधा बात मान लीजिए कि हाईकोर्ट से अन्य न्यायालय द्वारा दी गई है, सभी आ जाएंगे उसमें। अन्य मतलब है सेशन है आपका, सहायक सेशन है, सभी न्यायाधीश आ जाएंगे। सेशन है, महानगर मजिस्ट्रेट है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, सारे। तो अन्य न्यायालय द्वारा अगर कोई दोष सिद्धि की जाती है तो दोष किसके आधार पर हो सकती है? दंडादेश के परिणाम के आधार पर। तो अपील दंड के परिणाम, अपील दंड के परिणाम के आधार पर हो सकती है। दंड का परिणाम का क्या मतलब है? दंड का परिणाम का मतलब यही है कि वो कह सकता है देखिए सजा तो माफ होगी नहीं, वो भले ही अपील में चला जाए क्योंकि उसने स्वीकार किया है, उसी आधार पर न्यायालय ने उसको दंडादेश दिया है। तो अगर ऐसा जुर्म वो अपना हाईकोर्ट में स्वीकार कर लेता है, उस आधार पर हाईकोर्ट उसको सजा देता है, तो वहां तो कोई अपील नहीं होती, ना दंड के परिणाम पे ना किसी चीज पे। दूसरा ये कह रहा है अगर हाईकोर्ट से भिन्न कोई न्यायालय उसके आगे उसने अपना जुर्म स्वीकार किया और उस न्यायालय ने उसे दंडादेश दिया है, तो ऐसे मामले में क्या होता है, ऐसे मामले में जो है अपने सजा के मामले में तो वो नहीं कर सकता अपील, लेकिन दंड के परिणाम के बारे में कह सकता है। दंड का परिणाम मतलब यही कह सकता है न्यायालय से कि जो हमने, देखिए कोई भी व्यक्ति जुर्म स्वीकार करता है तो वो न्यायालय से क्या चाहता है? वो यही चाहता है कि मैं जुर्म स्वीकार कर रहा हूँ। स्वाभाविक सी बात है जब न्यायालय मुझे दंडादेश देगा तो वो क्या करेगा? वो जब न्यायालय दंडादेश देगा तो रहम ही बरतेगा ना, रहम बरतेगा और उसकी जो सजा है वो क्या करेगा? कम करेगा। उसकी सजा में थोड़ी नरमी बरतेगा, उसको थोड़ी सजा क्या देगा? कम देगा। अब न्यायालय ने पूरी की पूरी सजा टिका दी, बेचारा उस बात से रुष्ट हो गया है, मतलब दुखी है उस बात से, तो उसके परिणाम पर वो क्या कर सकता है? न्यायालय में अपील कर सकता है। जो भी वरिष्ठ न्यायालय होगा वहां अपील कर सकता है। जैसा भी हो, जो भी परिस्थिति हो, जिस न्यायालय की अपील जहां होती है वहां कर सकता है। अगर मान लो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सेशन में कर देगा, सेशन है तो हाई कोर्ट में कर देगा। तो जिसके भी दंडादेश थे वो बेचारा दुखी है कि भाई मैंने एक तो अपना जुर्म स्वीकार करा और न्यायालय ने कोई रहम ही नहीं बरता, न्यायालय ने पूरी सजा दे दी, इस बात से वो बेचारा दुखी, तो इस बात की वो अपील कर सकता है कि भैया हमारे साथ थोड़ी रहमी बरती जाए,
हमने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और न्यायालय ने जो दंड दिया है वो गलत है, चूंकि जुर्म स्वीकार करा है तो हमें सजा थोड़ी कम दी जाए, इस आधार पर वो अपील कर सकता है। ठीक है, बाकी वो ये नहीं कह सकता कि साहब गलत दिया है और मुझे छोड़ा जाए, चूंकि छोड़ने की तो वो बात कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसने जुर्म स्वयं स्वीकार किया है। दंड की मात्रा की बात कर सकता है कि भैया जो मात्रा आपने दी है, या दंड की मात्रा है, दंड का जो परिणाम है, दंड की मात्रा जो है, जो कैसी है, ज्यादा है, आपने दी है, तो उस मामले में वो क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। ठीक है, तो दंड की मात्रा के आधार पर वो अपील कर सकता है। अब देखिए सेक्शन 376, ये छोटे मामले हैं। ये कह रहा है छोटे मामलों में अपील ना होना। देखिए कुछ मामले इतने छोटे होते हैं कि उनमें अपील की जरूरत नहीं है, तो ये कह रहा है छोटे मामले, छोटे मामलों में अपील ही नहीं होती। ये कह रहा है कि छोटे मामले, अगर कोई ऐसे मामले जो काफी तुच्छ प्रकृति के होते हैं तो उनमें अपील नहीं होगी। कौन से छोटे मामले हैं? देखिए ये कहता है धारा 374 में किसी बात के होते हुए भी दो सिद्ध व्यक्ति द्वारा कोई अपील निम्नलिखित में से किसी मामले में ना होगी, अर्थात, तो ये नीचे कुछ मामले बताए हैं, कह रहा है कि इन मामलों में कोई अपील नहीं होगी। कौन कौन से मामले हैं? पहला कहता है जब उच्च न्यायालय केवल 6 माह से अनधिक की अवधि के कारावास या 1,000 रुपए से अनधिक जुर्माने का अथवा ऐसे कारावास और जुर्माने दोनों का दंडादेश पारित करता है। तो ये हाई कोर्ट के बारे में बात कह रहा है कि अगर दंडादेश कोई हाई कोर्ट ने दिया है और केवल 6 माह का आपको सजा दी है, 6 माह की सजा दी है, से अनधिक का कारावास आपको दिया है, और या 1,000 रुपए का जुर्माना, या आपको 1,000 रुपए का उसने क्या लगाया है? जुर्माना, या फिर दोनों, या दोनों, जैसी भी स्थिति, तो इस मामले में हाई कोर्ट के मामले में अपील नहीं होगी। ये याद रखना है आपको, पूछा जाता है कि हाई कोर्ट के कौन से मैटर में अपील नहीं होती। अगर मात्र 6 माह का, क्योंकि देखो हाई कोर्ट बहुत बड़ी चीज है, बड़ा है, अब वो आपको केवल 6 माह की सजा देता है और 1,000 रुपया जुर्माना लगा देता है, या 1,000 रुपये जुर्माना लगा, या फिर दोनों दे देता है, तो उस मामले में फिर आप अपील नहीं कर सकते हो कि आप चले गए सुप्रीम कोर्ट के, बोले इनने सजा दी, तो उस मामले में कोई अपील नहीं होगी। अब हाई कोर्ट से नीचे आ जाइए, तो जहां सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट केवल 3 माह से अनधिक की अवधि, तो देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान रखने वाली है, सेशन और कौन है? महानगर, साथ में महानगर मजिस्ट्रेट, ये दोनों के मामले में कह रहा है कि जहां सेशन न्यायालय और महानगर मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय और महानगर मजिस्ट्रेट केवल 3 माह से अनधिक की अवधि के कारावास का या 200 रुपए से अनधिक जुर्माने का अथवा दोनों का कारावास और जुर्माना दोनों दंडादेश पारित करते हैं। तो जो सेशन न्यायालय है और महानगर मजिस्ट्रेट है, सेशन न्यायालय और महानगर मजिस्ट्रेट ने अगर केवल आपको कितना दंड दिया है? 3 माह का, यहाँ 3 माह की सजा दी, या फिर 200 रुपए का जुर्माना लगा दिया आपको, 200, या फिर दोनों का दंडादेश दिया है, तो इस मामले में भी क्या नहीं होगी? कोई अपील नहीं होगी। ये सेशन और महानगर मजिस्ट्रेट के मामले, सेशन और महानगर ने केवल आपको 3 माह की सजा दे दी और 200 रुपए जुर्माना, या 200 रुपए जुर्माना, या दोनों दे दिए, तो इस मामले में भी कोई अपील नहीं होगी। अब इनसे भी नीचे आ जाइए, जहां प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल 100 रुपए से अनधिक जुर्माने का दंडादेश पारित करता है। ये कह रहा है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है, प्रथम वर्ग फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ठीक है, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने क्या किया है? केवल 100 रुपए का जुर्माना दिया है, जुर्माने का बात है, जुर्माना दिया है इसने, तो इस मामले में भी कोई अपील नहीं होगी। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने अगर 100 रुपए का जुर्माना लगाया है तो इसकी भी कोई अपील नहीं होगी। अब देखिए चौथा संक्षिप्त विचारण की बात कहता है, जहां संक्षिप्त विचारित किसी मामले में धारा 260 के अधीन के कार्य करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट केवल 200 रुपए से अनधिक जुर्माने का दंडादेश पारित करता है। ये कह रहा है कि भैया जब संक्षिप्त विचारण हो रहा था आपका, जो भी सशक्त मजिस्ट्रेट हो उसने केवल आपको 200 रुपए का, संक्षिप्त विचारण में केवल 200 रुपए का जुर्माना लगाया, तो उसकी भी कोई अपील नहीं होगी। परंतु है इसमें लेकिन, परंतु यदि ऐसे किसी दंडादेश के साथ कोई अन्य दंड मिला दिया गया है तो ऐसे दंडादेश के विरुद्ध अपील की जा सकती, किंतु वह केवल इस आधार पर अपीलीय ना हो जाएगा कि, ये कह रहा है कि अगर उसके संग कोई अन्य दंड मिला दो, मतलब 200 रुपए जुर्माना, संक्षिप्त विचारण में 200 रुपए जुर्माना लगा दिया, कोई सजा जोड़ दी कि 7 दिन की, 3 दिन की, 6 दिन, तो फिर उस मामले में अपील हो जाएगी। हाँ, लेकिन कोई इस वजह से ही केवल जो है क्या कहते हैं, जुर्माने के, वो कहते हैं अपील का पात्र नहीं हुआ, 2 कंडीशन और लगी हैं। दोषित व्यक्ति को परेशानी कायम रखने के लिए प्रतिद्वंदी देने का आदेश दिया गया, मतलब अगर 200 रुपए जुर्माना लगा दिया और साथ में ये कह दिया कि साहब आप बॉन्ड भी भर दो, पर तो ये नहीं माना जाएगा अपील का आधार, ठीक है, इसको नहीं माना जाएगा। हाँ, इसके संग कोई अतिरिक्त दंड लगाता तो माना जाएगा कि 7 दिन की सजा भी भोग दो,
तो आप अपील कर लोगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई कि इस एक काम करो, 200 रुपये आपको जो है हम सजा दे रहे हैं, उसके अलावा जो है आप क्या करेंगे, आप बॉन्ड भी भर दें ताकि आप परिशांति कायम रखेंगे, तो फिर उस मामले में जो है कोई अपील नहीं होगी। दूसरा, जुर्माने देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास के निर्देश को दंडादेश शामिल नहीं किया गया है। अब सीधी सीधी बात है, मजिस्ट्रेट ने क्या कहा, आपको 200 रुपये सजा लगाई और मतलब जुर्माना लगाया, उसके बाद उसने ये कह दिया कि अगर आप जुर्माना नहीं देंगे तो 7 दिन की आपको कारावास होगी या 2 दिन की कारावास होगी, इस तरीके की तो उसको भी अपील का आधार नहीं माना जाए। ये तो नॉर्मली बात है, ये तो तब होगी ना जब आप जुर्माना नहीं दोगे, तो वो जुर्माने के साथ तो है नहीं, वो तो उस स्थिति में है जब आप जुर्माना नहीं दोगे, तो वो भी अपील का आधार नहीं है। अगला, उस मामले में जुर्माने का एक से अधिक दंडादेश पारित किया गया है यदि अधिरूपित जुर्माने की कुल रकम उस मामले की बाबत जिसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं है। तो ये कह रहा है जहां एक से अधिक दंडादेश है और अलग अलग आपको दिए जाते हैं कि 200 यहाँ पर इस तरीके से, तो जो कुल दंडादेश है उसकी रकम से अगर अधिक नहीं है तो वो भी जुर्माने की जो है आपके अपील का जो है आधार नहीं होगा। अब देखिए एक चीज और आपको देखना होगा, आप देखेंगे कि महानगर मजिस्ट्रेट कौन होता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही होता है। महानगर मजिस्ट्रेट कौन होता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही होता है ना। लेकिन अपील के मामले में दोनों के थोड़े राइट थोड़े अलग अलग हो जाते हैं। देखिए अपील के मामले में यहाँ देखिए, ये 3 माह तक की सजा देता है और 200 रुपये जुर्माना लगा देता है, तो अभी अपील नहीं होती। लेकिन अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की बात कर लें तो वो 100 रुपये तक का ही उसका समता है, अगर वो 100 रुपये से ऊपर कर देता है ना, या उसके संग सजा लगा देता है तो उसकी अपील हो जाती है। और यहाँ महानगर मजिस्ट्रेट के मामले में थोड़ा सा डिफरेंस बस इतना है, महानगर मजिस्ट्रेट कौन होता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही होता है ना। लेकिन अपील के मामले में दोनों भिन्न होते हैं। महानगर मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की शक्तियां क्या होती है, बराबर होती हैं। महानगर मजिस्ट्रेट जितनी सजा देता है उतना ही फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सजा देता है। लेकिन अपील के मामले में देखो थोड़ा में अंतर आ जाता है। महानगर मजिस्ट्रेट के अपील के मामले में ये अंतर आ जाता है कि महानगर मजिस्ट्रेट 3 माह तक का कारावास, 200 रुपए तक का जुर्माना देता है तो अपील नहीं होती, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट केवल 100 रुपए तक का जुर्माना देता है तो अपील नहीं होती। तो दोनों में ये अंतर आ जाता है। हालांकि है तो एक ही, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जब महानगर में चला जाता है या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही जो है महानगर मजिस्ट्रेट कहलाता है महानगर में। लेकिन अपील के मामले में दोनों की अधिकारिता बदल जाती है। वैसे सेम अधिकारिता होती है लेकिन अपील के मामले में इन दोनों की अधिकारिता बदल जाती है। तो ये याद रखना है कि महानगर मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की जो अधिकारिता है सेम है, दोनों को सेम अधिकारिता है, लेकिन अपील के मामले में दोनों की अधिकारिता बदल जाती है। ठीक, ये हो गया आपका 376। अब देखिए 377 और देखिए, देखिए सेक्शन 377 ये कहता है राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील, या राज्य सरकार अपील कर सकती है दंडादेश के विरुद्ध, राज्य द्वारा अपील। ठीक है, सीधा राज्य द्वारा अपील। काय के बारे में अपील है, दंडादेश के बारे में। ये राज्य सरकार जब कोई अपराधी है उसको कम सजा दी जाती है तो राज्य सरकार की तरफ से अपील की जा सकती है, उसके बारे में है। ये कह रहा है पहला इसमें कि उपधारा 2 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय राज्य सरकार उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा दिए गए विचारण में दोष सिद्धि के किसी मामले में लोक अभियोजक को दंडादेश की अपर्याप्तता के आधार के विरुद्ध, ये कह रहा है कि अपर्याप्तता के आधार पर अगर राज्य सरकार को लगता है कि जो दोषी व्यक्ति था, जो व्यक्ति को सजा दी गई है, राज्य सरकार की तरफ से मामले चलते ना, तो अपने लोक अभियोजक के माध्यम से कह सकती है कि हाईकोर्ट से भिन्न जो न्यायालय है, सेशन न्यायालय में यदि दंडादेश किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया, अगर किसी मजिस्ट्रेट ने दिया है तो अपील कहाँ होगी, सेशन में। मजिस्ट्रेट का न्यायालय है, कोई मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने आदेश दिया तो कह सकता है कि भाई साहब सेशन न्यायालय में अपील करो इसकी, है ना, मतलब लोक अभियोजक ही करता है तो माना जाता है कि इस राज्य की तरफ से, तो राज्य की तरफ से अपील की जा सकती है। दूसरा, उच्च न्यायालय में यदि दंडादेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है यदि अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है, और अन्य मामले में हाईकोर्ट में, अन्य में कहाँ कर सकते हैं, हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो कुल मिला के जब दंडादेश कम दिया जाता है और जो लोक अभियोजक होता है उसको लगता है कि इसको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए थी, कोर्ट ने कम सजा दी, तो जहां भी सजा होती है सेशन में या हाईकोर्ट में, जहां भी सजा होती है वहां उसकी क्या की जा सकती है, अपील की जा सकती है। दूसरा कहता है क्लॉज इसका, यदि ऐसी दोषसिद्धि किसी ऐसे मामले में है जिसमें अपराध का अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम
46 के अधीन गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना या इस संहिता से भिन्न किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन अपराध का अन्वेषण करने के लिए सशक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया गया है तो केंद्र सरकार भी लोक अभियोग को दंडादेश की अपर्याप्तता के आधार पर उसके विरुद्ध, ये कह रहा है केंद्र के मामले में भी कह रहा है कि भैया अगर दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना वाला कोई मैटर है तो वहां केंद्र सरकार भी कह सकती है लोक अभियोग से। वही बात है, सेम सेशन में कर सकती है, फिर अन्य कोई न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, यदि उच्च न्यायालय है तो वहां भी की जा सकती है। तो अगर दिल्ली विशेष पुलिस वाला मामला है, कोई मैटर है, तो वहां से केंद्र सरकार कह सकती है, राज्य भी कह सकता है और केंद्र भी कह सकती है, तो दोनों को राइट। दिल्ली सरकार के मामले में केंद्र, है ना, तो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के मामले में केंद्र, चूंकि केंद्र के अधीन आती है वहां पुलिस, तो वहां केंद्र सरकार कह सकती है कि इस मामले में जो लोक अभियोजक से कह सकती है कि उस मामले में जो है जैसी भी स्थिति हो सेशन में, हाई कोर्ट में उसकी अपील की जाए। आगे है ये तो दिल्ली का खैर ज्यादा अपने लिए मैटर का नहीं है, लेकिन हाँ याद रखना थोड़ा सा। तीसरा कहता है जब दंडादेश के विरुद्ध अपर्याप्तता के आधार पर अपील की गई है तब यथास्थिति सेशन या उच्च न्यायालय उस दंडादेश में वृद्धि तब तक नहीं करेगा जब तक कि अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के विरुद्ध कारण दर्शित करने या युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया जाता है या कारण दर्शित करने के समय युक्तियुक्त अपनी दोष मुक्ति के लिए या दंडादेश में कमी के लिए अभिवचन नहीं करने दिया जाता। ये तो आप जानते ही हैं कि जब अपीली न्यायालय, चाहे वो सेशन न्यायालय हो, अपील सेशन में की गई है अपील तो सेशन न्यायालय, अगर हाई कोर्ट में की गई तो हाई कोर्ट, ये कह रहा है जब तक ये दंडादेशों में वृद्धि नहीं करेंगे जब तक जो अभियुक्त है उसको सुन ना लिया जाए। उसको सुन लिया जाएगा, वो भी अपना पक्ष रखेगा न्यायालय के समक्ष, सबसे पहले उसका पक्ष जाना जाएगा, उसको सुना जाएगा। अगर वो जो भी रिक्वेस्ट न्यायालय से करना चाहता है वो सारी चीजें उसकी सुनी जाएंगी, उसके बाद अगर न्यायालय चाहे तो दंडादेश में वृद्धि कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो सामने वाला पक्षकार है, एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी, जो दूसरा पक्षकार है जिसके विरुद्ध में न्यायालय दंडादेश देना चाहता है, दूसरा पक्षकार कौन, अभियुक्त, तो अभियुक्त को भी सुना जाएगा, उसको भी पूरा मौका दिया जाएगा अपना पक्ष रखने का। ठीक है, तो न्यायालय तभी दंडादेश में वृद्धि करेगा जब जो अभियुक्त है उसको सुनवाई का पूरा या युक्तियुक्त मौका ना दे दिया गया। ठीक है, चौथा कहता है देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा वही महिलाओं वाले अपराध है 376, 376 ए बी, 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 डी ए, धारा 376 डी बी। इसके अलावा 376 ई के अधीन पारित किसी दंडादेश के विरुद्ध अपील फाइल की गई है तो अपील का निपटारा ऐसी अपील फाइल किए जाने की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर किया जाएगा। ये भी यहाँ भी जोड़ दिया गया है कि जो अगर महिला संबंधी कोई अपराध है तो उस मामले में जो अपील का निपटारा जो पहले अपन ने पढ़ा है, तो यहाँ भी जो है कितने माह के भीतर किया जाएगा, 6 माह के भीतर उसका निपटारा किया जाएगा। जो भी फैसला हो, न्यायालय जो भी फैसला दे, तो कुल मिला के जो फैसला है न्यायालय क्या करेगा, मामला जो अपील न्यायालय है वो मामले को कितनी अवधि के भीतर निपटाएगा, 6 माह के भीतर निपटाने का कोशिश करेगा। अब देखिए 378 और देखिए सेक्शन 378। सेक्शन आपका है 378। 378 कहता है दोष मुक्ति की दशा में अपील। कैसी अपील है, दोष मुक्ति की दशा में। दोष मुक्ति, ये काय की पूछा जाता है सेक्शन, दोष मुक्ति की अपील। ठीक है, दोष मुक्ति की अपील। अब आप कहोगे दोष मुक्ति की अपील, दोष मुक्ति की अपील वो करेगा जिसको दिक्कत है इसकी दोष मुक्ति से। मान लो कोई व्यक्ति है, कोई अभियुक्त था, उसको दोष मुक्त कर दिया, अब हमको दिक्कत है कि इसको दोष मुक्त क्यों करा, इसको तो सजा होनी चाहिए थी, हम दूसरी पार्टी हैं, तो हम अपील नहीं कर सकते। लोक अभियोजक है वो कर सकता है, तो उसी के बारे में कह रहा है कि भाई दोष मुक्ति की अपील। ठीक है, ये कह रहा है पहला, उपधारा 2 में जैसा उपबंध है तो उसके सिवाय उपधारा 3 और उपधारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पहला कह रहा है जिला मजिस्ट्रेट किसी मामले में लोक अभियोजक को किसी संज्ञेय और अजमानती अपराध की बाबत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश से सेशन न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है। ये जिला मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है कि अगर कोई अभियुक्त, ऐसा कोई अभियुक्त था जिस पे कोई संज्ञेय अपराध का मामला था और किसी मजिस्ट्रेट ने उसको क्या कर दिया, बरी कर दिया है, तो जिला मजिस्ट्रेट कह सकता है। किससे कहेगा जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट लोक अभियोजक ही करता है अपील, है ना, तो लोक अभियोजक को आदेश दे सकता है कि उस मामले में अपील की जाए। लोक अभियोजक, अपील तो लोक अभियोजक ही करेगा, आदेश कौन दे सकता है, जिला मजिस्ट्रेट, डीएम साहब दे सकते हैं कि अगर कोई कौन से मामले में, जब कोई संज्ञेय अपराध का अपराधी था और न्यायालय ने उसको छोड़ दिया, बरी कर दिया,
तो डीएम साहब लोक अभियोग से कह सकते हैं कि भाई साहब इस मैटर की आप अपील करिए, ऊपर जो भी न्यायालय उसमें जाके अपील करिए। तो अपील करने के लिए डीएम कह सकता है, ए में। ठीक है। बी क्या कहता है, राज्य सरकार किसी मामले में लोक अभियोग को उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति के मूल आदेश या अपीली आदेश जो खंड का के अधीन आदेश नहीं है, पुनरीक्षण में सेशन न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश से उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी। ये कह रहा है राज्य सरकार दे सकती है, राज्य भी कह सकता है, मतलब इस मैटर को छोड़ के और न कोई मैटर है, संज्ञेय कोई मामला है, मतलब हाईकोर्ट ने नहीं दिया, हाईकोर्ट से नीचे के किसी भी न्यायालय ने अगर आदेश पारित किया है तो राज्य सरकार भी लोक अभियोजक से कह सकती है कि भैया इस मामले में आप अपील करो। लोक अभियोजक, तो अपील तो कौन करता है, लोक अभियोजक ही करता है। हाईकोर्ट यहाँ भी आदेश दे सकता, सॉरी राज्य सरकार आदेश दे सकती है लोक अभियोजक को कि उस मामले में आप हाईकोर्ट में जाके क्या करें, अपील करें। कहाँ करें अपील, हाईकोर्ट में आ जाके उस मामले की अपील की जाए। तो कुछ मैटर होते हैं जहाँ सरकार को लगता है कि नहीं इसको सजा होनी थी लेकिन वो छूट गया, छूट गया है तो उसको अपील में करने के लिए कहा जा सकता है, जिला मजिस्ट्रेट कह सकता है और राज्य सरकार कह सकती है ना, दोनों कह सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है यदि ऐसा दोष मुक्ति का आदेश किसी ऐसे मामले में पारित किया जाता है जिसमें अपराध का अन्वेषण दिल्ली के मामले में आ गया, तो यहाँ केंद्र आ जाएगा, इसमें अपने पढ़ना नहीं है। ये कह रहा है अगर दिल्ली वाला मैटर है, कोई दिल्ली सरकार वाला मैटर है और दिल्ली के अधीन, आप जानते हैं दिल्ली के अधीन जो विशेष पुलिस की स्थापना होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, तो ऐसे मामले में अगर जो है वहां भी कह रहा है किसी मजिस्ट्रेट ने अगर कोई आदेश पारित किया है तो सेशन न्यायालय में अपील का आदेश दिया जा सकता है, तो केंद्र सरकार भी कर सकती है। तो केंद्र सरकार यहाँ केंद्र आ जाता है, बस इतना याद रखें। दिल्ली की जहां बात आती है तो वहां केंद्र सरकार लोक अभियोजक से कह सकती है कि जैसी भी स्थिति होगी सेशन में और हाईकोर्ट में क्या की जाए, उस मामले की अपील की जाए। तो जहां केंद्र सरकार का नाम आ जाता है तो केंद्र सरकार कह सकती है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की दशा में। क्यों कह सकती है, यहाँ देखिए पुलिस राज्य का विषय होती है लेकिन दिल्ली के मामले में पुलिस जो है केंद्र के अधीन है, इसीलिए स्वाभाविक सी बात है वहां केंद्र सरकार आदेश करेगी तो केंद्र सरकार कह सकती है। ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा कहता है उपधारा 1 और 2 के अधीन उच्च न्यायालय को कोई अपील उच्च न्यायालय की इजाजत के बिना ग्रहण नहीं की जाएगी। ये क्या कह रहा है, तो उच्च न्यायालय की कोई अपील उच्च न्यायालय के आदेश के बिना ग्रहण नहीं की जाएगी, मतलब क्या, सबसे पहले तो ये कह रहा है कि भाई जब आप अपील उच्च न्यायालय में हाईकोर्ट में करते हैं तो हाईकोर्ट पहले तो ग्रहण करेगा उसे, अगर ग्रहण करता है तभी वो मामले को सुनेगा। तो पहले तो हाईकोर्ट ही डिसाइड करेगा कि जो आपने अपील की है वो उसको ग्रहण करता है या नहीं करता है ना, तो पहले वो ग्रहण करना आवश्यक है। अगर सबसे पहला तो ये कि वो अपील ग्रहण, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, आप पढ़ते भी होंगे, आपने टीवी पे भी देखो कि वो हाईकोर्ट ने अपील ग्रहण कर ली। हाँ, तो हाईकोर्ट में अपील ग्रहण करेगा, पहले तो आप आवेदन लगाएंगे कि श्रीमान जी आवेदन है, अपील करना चाहते हैं, इसको ग्रहण करें, तो वो ग्रहण करेगा तभी उसकी अपील होगी। मतलब वो आदेश आपका आवेदन ग्रहण कर लेता, उसे लगता है कि ऐसे फैक्ट हैं कि अपील ग्रहण की जा सकती है, तो वो अपील पहले ग्रहण करेगा, तभी आप उसकी हाईकोर्ट में फिर अपील लगा सकते हैं। पहले वो आपका आवेदन स्वीकार करेगा अपील का, आप आवेदन लगाएंगे, वो अपील का आवेदन स्वीकार करेगा, उसके बाद फिर आप अपील हाईकोर्ट में कर सकते हैं। तो हाईकोर्ट खुद ही स्वीकार करेगा, उसे लगता है कि मैटर बन रहा है, अपील योग्य है, तो वो ग्रहण करेगा, अन्यथा वो मना कर देगा। ठीक है, अगर वो स्वीकार कर लेता है तो फिर अपील हो जाएगी। अब देखिए चौथा क्या कहता है, यदि दोष मुक्ति का ऐसा आदेश परिवाद पर संस्थित किसी मामले में पारित किया गया है और उच्च न्यायालय परिवादी द्वारा इस निमित्त आवेदन किए जाने पर दोष मुक्ति के आदेश की अपील करने की विशेष इजाजत देता है, तो परिवादी ऐसी अपील उच्च न्यायालय में कर सकता है। ये सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कोई मैटर है, परिवाद वाला मैटर था, कंप्लेन वाला कोई मैटर था, और अगर हाईकोर्ट से विशेष इजाजत मांगी जाती है कि भैया परिवादी है, वो कहता है हाईकोर्ट से उससे इजाजत मांगता है कि साहब हमें भी अपील करने का मौका दिया जाए, और अगर वो हाईकोर्ट उसको विशेष इजाजत दे देता है, विशेष अनुमति दे देता है कि साहब ठीक है आप परिवादी हैं और आप व्यथित हैं, हम लगता है कि आपकी अपील जायज है, आप अपील कर सकते हैं, तो जो परिवादी है वो भी हाईकोर्ट में क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। पांचवा कहता है दोष मुक्ति के आदेश से अपील करने की विशेष इजाजत दिए जाने के लिए उपधारा 4 के अधीन कोई आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा या उस दशा में जिसमें परिवादी लोक सेवक है उस दोष मुक्ति के आदेश की तारीख से संगणित 6 माह की समाप्ति के पश्चात और प्रत्येक अन्य दशा में ऐसी संगणित 60 दिन की समाप्ति के पश्चात ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो ये अवधि जोड़ दी गई है कि अगर परिवाद वाला कोई मैटर है
और आप न्यायालय में आवेदन अगर करना चाहते हैं, विशेष आवेदन मतलब विशेष इजाजत के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, और अगर ऐसा कोई परिवादी लोक सेवक है तो उस दोष मुक्ति की आदेश की तारीख से कितना 6 माह, मतलब लोक सेवक अगर परिवाद करता है, लोक सेवक के मामले में सेवक के अगर परिवादी है, लोक सेवक अगर परिवादी है तो यहाँ आप जो है वो कितने माह तक कर सकता है अपील, मतलब विशेष इजाजत के लिए आवेदन कहाँ तक कर सकता है, 6 माह तक। उसके बाद तो न्यायालय आपका आवेदन भी स्वीकार नहीं करेगा। और अन्य मामलों में 60 दिन, मतलब अगर लोक सेवक नहीं है और नॉर्मल व्यक्ति है, कोई आम आदमी है जो परिवादी है, तो उसके उसके लिए समय अवधि कितनी है, 60 दिन। अगर आम आदमी है, मान लीजिए नॉर्मल आदमी है, वो दुखी है, वो विशेष इजाजत के लिए आवेदन लगाना चाहता है, तो उसके लिए समय सीमा है 60 दिन। और मान लो वही नॉर्मल आदमी की जगह वो कोई लोक सेवक है, वो परिवाद कर रहा है, तो उसके लिए है 6 माह की अवधि निश्चित की गई। अब देखिए एक मिनट, एक और देख लीजिए 379। देखिए सेक्शन 379 ये कैसे संबंधित है, ये कह रहा है कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील, हाई कोर्ट द्वारा दोष सिद्ध अगर किसी व्यक्ति को किया जाता है तो उसकी अपील के बारे में कह रहा है। तो कह लिख लीजिए कि हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध अपील, हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध अपील, ठीक है ना। ये कह रहा है कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील, विरुद्ध अपील का मतलब अपील तो बड़े न्यायालय में होती है, तो हाई कोर्ट के आदेश के जो है उस निर्णय के विरुद्ध क्या है, अपील। या कह लीजिए कि हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ है, 379 में दी गई है। इस तरीके से भी पूछा जाता है। ये कहता है यदि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति की दोष मुक्ति के आदेश को अपील में उलट दिया है और उसे दोष सिद्ध किया है तथा उसे मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष अथवा अधिक की अवधि के कारावास का दंड दिया है, तो उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है। ये क्या कह रहा है, सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर मान लो कोई आपने हाई कोर्ट में कोई आपने अपील की थी, और अगर हाई कोर्ट क्या करता है, जो निर्णय था अभियुक्त व्यक्ति ने दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया, मतलब नीचे क्या था, वो दोष मुक्त था, नीचे के न्यायालय ने क्या करा था, उसको दोष मुक्ति का आदेश दिया था कि भैया जी निर्दोष है। अब हाई कोर्ट में मैटर गया, हाई कोर्ट ने क्या करा, भैया नहीं साहब दोष सिद्ध हो आप, उनको क्या करा, इसके मैटर को उलट दिया, इसको दोष सिद्ध कर दिया। क्या कर दिया, दोष सिद्ध कर दिया, ठीक है, दोष सिद्ध कर दिया। तो इस मामले में भी आप कहाँ जा कर सकते, कहाँ अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील, क्योंकि सीधी सी बात है कि हाईकोर्ट के आदेश की अपील कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट में। अगर दोष मुक्ति का आदेश था निचले न्यायालय का और हाईकोर्ट में गया मैटर, और हाईकोर्ट ने उसे उठा के पलट दिया, भैया उसको दोष सिद्ध कर दिया, तो इस मैटर पे जो अभियुक्त है वो कहाँ अपील कर सकता है, हाई कोर्ट में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आगे क्या कहता है, उसे मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास का दंड दिया है। तो ये कह रहा है कि या तो मृत्यु दंडादेश दे दिया हाई कोर्ट ने, मृत्यु दंडादेश दिया, या आजीवन कारावास दिया, या फिर 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष से अधिक, 10 से प्लस कोई सजा दी है, तो इन मैटर में भी आप जो कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट ने मृत्यु दंडादेश दे दिया है, मृत्यु दंडादेश में तो आप जा ही सकते हैं, आजीवन कारावास दिया है और 10 वर्ष से अधिक का दिया, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में इन आदेशों की अपील कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो मैटर है इनमें आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ। अगर 10 साल से अधिक की सजा देता है, आजीवन कारावास देता है, मृत्यु दंडादेश देता है, या दोष मुक्ति के आदेश को पलट देता है, तो फिर इन मैटरों में आप सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के खिलाफ जा सकते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए 380 और देख लीजिए, कुछ मामलों में विशेष अधिकार है, 380 है विशेष अधिकार, है विशेष अधिकार, काय के बारे में विशेष अधिकार, अपील के बारे में विशेष अधिकार के बारे में बात कहता है धारा 380। ये कहता है कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार। ये कहता है इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी जब
एक से अधिक व्यक्ति एक ही विचारण में दोष सिद्ध किए जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों में से किसी के बारे में अपीलीय निर्णय या आदेश पारित किया गया है, तब ऐसे विचारण में दोष सिद्ध किए गए सब व्यक्तियों को या उनमें से किसी को भी अपील का अधिकार होगा। ये सिंपल सी बात कह रहा है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है मान लो ये अपराधी थे ए बी सी, तीनों ने मिलकर अपराध किया और तीनों का संयुक्त विचारण चल रहा है। ये कह रहा है कि तीनों का संयुक्त विचारण चल रहा है। अब न्यायालय ने क्या करा, बोले एक 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 जो आदेश पारित किया तीनों के खिलाफ, जो आदेश पारित किया, तो इन्होंने ये कहा कि भैया ए अपील कर लेगा, बोले तुम दोनों नहीं कर सकते, तो इनको नहीं दिया और इसको अपील का राइट दे दिया कि बोले ये करेगा, बाकी ये नहीं कर सकते। तो ये सीधा सीधा ये कह रहा है कि जब ऐसे मैटर में जब ए अपील कर सकता है किसी मामले में, तो फिर बी और सी इनको भी वही अधिकार होगा, यानी ये भी अपील कर सकते हैं। जो शक्ति ये इस्तेमाल कर सकता है वो ये भी कर सकते हैं। तो अगर एक व्यक्ति अपील कर सकता है तो उनमें से ये सब व्यक्तियों को जो है अपील का राइट होगा। अगर कोई संयुक्त विचारण हो रहा है, उसमें 2 या 3 लोग हैं या 4-5 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, अगर उनमें से कोई एक भी व्यक्ति अपील का अधिकार रखता है, तो जो अधिकार एक व्यक्ति को सभी व्यक्तियों को एक समान उपलब्ध होगा, यानी वो सभी व्यक्ति उस मामले में अपील कर सकते हैं। जितने भी दोषी हैं सभी व्यक्ति उस मामले में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो ये विशेष अधिकार हो गया। विशेष इसीलिए होगा कि जहां एक अपील कर सकता था, यहाँ क्या है, सबको अधिकार मिल रहा है केवल इस आधार पर कि एक कर सकता है, तो ये अधिकार क्या होगा, विशेष हो गए, है ना। ये थे आपकी अपीलें, मोस्टली यहीं तक अपील है। उसके बाद तो प्रोसीजर शुरू होता है कि सेशन न्यायालय अपील कैसे सुनेगा। तो 380 तक ही जो है आपकी अपीलें हैं मोस्टली, जो याद करने लायक सेक्शन है। उसके बाद जो है प्रोसीजर है कि फिर अपीलों का कैसे निपटारा होगा, अपील कैसे सुनी जाएंगी, तो वो है ये अपन देखेंगे कल। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए।